मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसे पारित किया गया, इसका नाम ही बदल दिया गया। जो विधेयक है उसके नाम आप पढ़ेंगे तो उससे स्पष्ट है ये किसान के जो व्यापार है, किसान अन्नदाता है, अनाज उत्पादन करता है और उसे ट्रेडर के रूप में बताकर इस कानून को पास किया गया है। इसका अर्थ ये है कि यदि कृषि कार्य को भी, कृषि के उत्पाद को यदि विपणन करते हैं, यदि इसे व्यापार की श्रेणी में लाएंगे तो कल के रोज इसमें टैक्स भी लग सकता है, क्योंकि राज्यों के अधिकार है, विषय है, विधानमंडल के विषय है। इसलिए केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकार को कुठाराघात करते हुए ये दूसरे रूप में इस बिल को लाया है जिसका हम विरोध करते हैं। उसी प्रकार जो श्रम कानून है उसमें भी आप देखेंगे ये 7वीं अनुसूची के समवर्ती अनुसूची के अंतर्गत आता है। केंद्र और राज्य दोनों इसमें कानून बना सकते हैं, लेकिन इसमें जो 2019 में जो केंद्र ने जो पारित किया था उस सुझाव को भी इसमें शामिल नहीं किया गया और 300 श्रमिकों वाले कारखानों के संस्थानों श्रमिकों की सेवा समाप्ति की छूट, पहले 100 था, अब 300 श्रमिकों तक के किसी भी निकाल सकते हैं, किसी भी रख सकते हैं। इस प्रकार से जो कानून बनाया गया है तो ये भी राज्यों को बिना विश्वास में लिए बिना इस कानून को पास कर दिया गया है। एक तरफ किसान और दूसरे तरफ मजदूर। इस जो पावर सत्र है उसमें किसान और श्रमिकों के विरोध में कानून बनाए गए हैं। जो तीसरा जो विषय है जिसके बारे में मैं कहना चाहूँगा, शांता कुमार की कमेटी, शांता कुमार की कमेटी 2015 में इसने रिपोर्ट सौंपी और अभी जो कानून बना है ये शांता कुमार के रिपोर्ट के अनुरूप ही ये कानून बना है। दुर्भाग्यजनक बात यह है, कभी पूरे वैश्विक महामारी से हम सब लोग जूझ रहे हैं और ऐसे स्थिति में जून 2020 में 3 अध्यादेश लाए, जब पूरे देश के ध्यान कोरोना पे था, सब लोग उससे जूझ रहे थे। दूसरे तरफ सुशांत सिंह राजपूत पे लगातार मीडिया का ध्यान आकर्षित था। ऐसे समय में ये अध्यादेश लाया गया गुपचुप तरीके से। इसमें यह कहा जा रहा है कि किसान अपनी उपज को कहीं भी बेच सकता है। ये प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी बोल रहे हैं, केंद्रीय मंत्रीगण भी बोल रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि किसान को अपनी उपज बेचने में कब प्रतिबंध था? कोई भी कहीं भी जाके बेच सकता है किसान, ये पहले से ही है। किसानों को धोखा क्यों दे रहे हैं? और फिर आप यदि कहते हैं कि आप कहीं भी बेच सकते हैं, तो छत्तीसगढ़ के सरगुजा या बस्तर का 2 एकड़ का किसान क्या पंजाब, हरियाणा या दिल्ली में कभी अनाज अपने ले जाके बेचा है जो अब बेच पाएगा? दूसरा, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात उन्होंने कही है, ये सीधे सी बात है, ये निजी व्यापारियों के भंडारण के आप छूट दे रहे हैं। अभी चाहे आलू हो, प्याज हो, दाल हो, अनाज हो, किसी की भी यदि जमाखोरी या कालाबाजारी होती थी तो जिला प्रशासन उसमें कार्रवाई कर लेते थे। लेकिन अब
भंडारण की आपने छूट दे दी है, तो फिर कोई भी व्यक्ति कितने भी अनाज, दलहन, तिलहन वो अपने गोदाम में रख सकता है। इसका अर्थ यह है कि जब सीजन आएगा फसल के तो सस्ते दर पे व्यापारी खरीदेंगे, क्योंकि आपने निजी मंडी को छूट दे दी है। तो किसी भी दर पे खरीदेंगे और फिर कुछ लोग हैं देश में अनाज के, दलहन के, तिलहन के रेट तय करके मनमाने दाम पर बेचेंगे। एक तरफ निजी मंडी आप लाकर जो राज्यों की जो मंडी है उसे समाप्त करना चाहते हैं, जबकि मंडी अधिनियम भी अलग अलग राज्यों के अलग अलग हैं, क्योंकि अलग अलग वस्तु के उत्पादन, अलग अलग अनाज के उत्पादन होते हैं। महाराष्ट्र में कपास का उत्पादन होता है तो छत्तीसगढ़ में तो नहीं होता। कहीं आंध्र प्रदेश में मिर्च का उत्पादन होता है तो मध्य प्रदेश में नहीं होता। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन होता है तो उड़ीसा में नहीं होता। किसी जगह धान का उत्पादन होता है, किसी जगह गेहूं का होता है, किसी ज्वार का होता है, किसी बाजरे का होता है। तो दलहन तिलहन के भी अलग अलग जगह उत्पादन होते हैं। ऐसे में अलग अलग राज्यों के या अलग अलग राज्यों के अलग अलग जिलों में अलग अलग मंडियां हैं, और वो पारंपरिक लगातार उसमें सुधार किया गया। और आज उसमें जो व्यापारी है वो मंडी शुल्क कटाते हैं, मंडी के लाइसेंस लेते हैं, वही लोग बोली लगा सकते हैं। और यदि कोई किसान या व्यापारी के बीच में कोई विवाद हो तो मंडी अधिनियम के तहत जो मंडी सचिव है वो फाइनल अथॉरिटी है और 5 दिन के भीतर में उसके फैसला कर देते हैं। और अभी 1 दिन में ही आपको चुकारा करने का प्रावधान किया गया है। लेकिन अब जो व्यवस्था की गई है वो 3 दिन में आपका पेमेंट करेंगे। यदि 3 दिन में कोई विवाद होता है तो एसडीएम एक पैनल बनाएगा, वो सुनवाई करेगा और उसके बाद फैसला होगा। वो 7 दिन 15 दिन अलग अलग उसमें समयावधि दिया गया है। इसका मतलब ये है कि कोई व्यापारी यदि कहीं गड़बड़ी कर ले मंडी के बाहर, क्योंकि मंडी के बाहर में पेन नंबर के आधार पर कोई भी आदमी क्रय विक्रय कर सकता है, आपको मंडी लाइसेंस की जरूरत नहीं है, इसलिए राज्य सरकार के पकड़ के बाहर ही होगा। तो इससे यदि छोटा किसान है या बड़ा भी किसान है वो कहाँ तक लड़ाई लड़ सकते हैं। ये मंडी अधिनियम और मंडी है वो व्यापारी न केवल वहाँ किसानों को बल्कि वहाँ के तौलैया, हमाल, वहाँ के अड़तिया सबको संरक्षण प्रदान करती रही है, जो अब समाप्त हो जाएगा। तीसरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हो सकता है कहीं जहाँ फल और सब्जी का उत्पादन हो वहाँ ये फायदेमंद हो सकता है, लेकिन जहाँ अनाज उत्पादन हो रहा है जिन राज्यों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिल्कुल ही व्यवहारिक नहीं है। और यदि इसे लागू किया जाएगा तो आज हम सब ने देखा है कि किस प्रकार से प्राइवेट कंपनियां बीमा कराए, किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ या सीमित फायदा हुआ, जबकि सर्वाधिक फायदा केवल जो बीमा कंपनी वाले हैं उसी को हुआ है। और अब इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी शर्तें इस प्रकार से होगी, आप जब बीमा कराते हैं तो इतने कानून रहते हैं कि पढ़े लिखे लोग भी पूरा नहीं पढ़ते, लेकिन जब विवाद होता है तो उसी कानून के तहत निराकरण होता है और हम सब उसमें फंस जाते हैं। तो जो अनपढ़ किसान हैं, जो कम पढ़े लिखे किसान हैं, जो इस सब कानूनी पेचीदगियों को नहीं समझते, वो किस प्रकार से कानूनी लड़ाई लड़ पाएंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है। और तीसरा, जो पीडीएस की बात कही गई है, पीडीएस में भी आप
उसे समाप्त करने जा रहे हैं। जो शांता कुमार की जो कमेटी है उसे मैं थोड़ा सा पढ़ के जो उनके अनुशंसाएं हैं, प्रमुख अनुशंसा, उसे मैं थोड़ा सा सुनाना चाहूँगा, जो कि जिसे आप सब इसकी विवेचना करेंगे। देश के मात्र 6% किसान ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी शासकीय एजेंसियों से विक्रय कर पाते हैं। किसानों के एमएसपी की जानकारी नहीं रहती और इसे उत्तर पश्चिम राज्यों के बड़े किसान मात्र ही एमएसपी का लाभ उठा पाते हैं, जो कि सरासर झूठ है। छत्तीसगढ़ में 19 लाख किसानों ने धान बेचा, 20 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन किया। इसका मतलब 85 से 90% किसानों को एमएसपी का लाभ मिला है। छत्तीसगढ़ में न केवल एमएसपी का लाभ मिला है, बल्कि उसके अतिरिक्त राशि भी 2500 रुपये क्विंटल में हमने धान खरीदा था पिछले वर्ष, और इस साल राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 10,000 रुपये प्रति एकड़ दिया। दूसरी बात वो कहते हैं कि पीडीएस का 40 से 60% अनाज हितग्राहियों को न मिलकर ब्लैक मार्केटिंग में जाता है। छत्तीसगढ़ में जो 66 लाख राशन कार्ड बने हैं वो आधार कार्ड से लिंक है, और 98% जो राशन कार्ड है वो आधार कार्ड से लिंक है, और उसमें से 98% लोग जाकर जो शासकीय उचित मूल्य की दुकान है उससे जाके वो अनाज उठाते हैं। तो ये जो कह रहे हैं कि 40 से 60% जो अनाज है वो ब्लैक मार्केटिंग हो जाता है, बिल्कुल सरासर गलत है। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि एफसीआई जो बफर स्टॉक है, दुगुना अनाज जमा हो चुका है, इसलिए खुले बाजार में इसको बेच देना चाहिए। 58% बीपीएल परिवारों तक पीडीएस का खाद्यान्न नहीं पहुंचता, ये भी गलत है। 11 राज्यों द्वारा खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधान लागू किया गया है। उपरोक्त कारणों से एफसीआई व्यवस्था असफल सिद्ध हुई है। इसका मतलब यह है कि एफसीआई वो समाप्त कर देना चाहते हैं, और वो ये भी कहते हैं कि एफसीआई का लाभ केवल पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों को खाद्य संग्रहण ही करते हैं, उनको पर्याप्त अनुभव है। अतः इन राज्यों को एफसीआई को खाद्यान्न संग्रहण नहीं करना चाहिए। मतलब निकट भविष्य में कभी भी हमारे राज्य उन राज्यों से जहां से एफसीआई अनाज चाहे चावल हो, गेहूं उत्पादन करती रही है, वो बंद किया जा सकता है। खाद्यान्न संग्रहण में निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ाई जानी चाहिए, जिसे एमएसपी से बाजार में कम दाम मिलता है उन किसानों को अंतर की राशि भरपाई करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि एमएसपी अब बंद कर देंगे। जो शंका हमारे पंजाब के, हरियाणा के किसान या विभिन्न किसान संगठन के लोग शंका जाहिर कर रहे हैं, वो इसी आधार पर कर रहे हैं। एमएसपी जब निजी प्लेयर यहाँ आ जाएंगे, प्राइवेट प्लेयर आ जाएंगे, तो एमएसपी बंद हो सकता है। और ये भी कह रहे हैं कि किसानों को डीबीटी के माध्यम से 5,000 से 10,000 रुपये प्रति एकड़ हेक्टेयर की दर से सब्सिडी दिया जाना चाहिए। आप एमएसपी पे खरीदो मत, केवल उसके अंतर की राशि आप दे देंगे। लेकिन आज तो एमएसपी है, कल एमएसपी नहीं घोषित होगा, तो किस आधार पर आप ये डीबीटी करके अंतर की राशि देंगे। और ये भी कह रहे हैं उपभोक्ताओं को पीडीएस व्यवस्था के अंतर्गत खाद्यान्न वितरण के स्थान पर डीबीटी के माध्यम से नगद सब्सिडी दिया जाना चाहिए। अब जो गरीबों को जो चावल मिल रहा है, छत्तीसगढ़ में हमारे 66 लाख परिवारों को जो चावल मिल रहा है, वो चावल देना बंद कर दिया जाए। ये अनुशंसा शांता कुमार की रिपोर्ट में दी गई है, और उसके बदले वो 500 और 700 रुपया, अंत्योदय परिवार को 700 रुपया और प्राथमिक परिवारों को 500 रुपये प्रति माह नगद दे दिया जाए, और बचत व अनाज बाहर में खरीदे।
हम तो 500 रुपया दे रहे हैं, हम तो 700 रुपया दे रहे हैं, आप उसे चाहे चावल खरीदें, चाहे गेहूं खरीदें या काजू किशमिश खरीदें, लेकिन अनाज पहुंचाने की जिम्मेदारी अब सरकार की नहीं होगी। ये इसलिए एफसीआई भी बंद करना चाहते हैं, एमएसपी भी बंद करना चाहते हैं, और ये भी कहते हैं कि 67% आबादी को खाद्यान्न सुरक्षा लाभ मिल रहा है, उसे कम किया जाना चाहिए, केवल 40% को किया जाए। ये उनकी सिफारिशें हैं। और साथ ही वो ये भी सिफारिश कर रहे हैं कि जो राज्य बोनस दे रहे हैं वहाँ से अनाज बिल्कुल ना खरीदे जाए। जो 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने यह आदेश जारी किया था, जिन राज्यों जो राज्य बोनस दे रहे हैं उसका चावल नहीं खरीदेंगे, और उसी को पे हमको भी बाध्य किया गया, और हम लोग भी फिर राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से किसानों को राशि दे पा रहे हैं। ये और भी बहुत सारे इसके अनुशंसाएं हैं जो किसान विरोधी है, गरीब विरोधी है, और केवल कॉरपोरेट हाउस को मदद करना चाहते हैं। जहां तक एमएसपी की बात है, नरेंद्र मोदी जी ने किसानों से वादा किया था, हम स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट लागू करेंगे और कृषि लागत से 1.5 गुना उसके समर्थन मूल्य में वृद्धि होगी। अनुशंसा क्या है स्वामीनाथन के रिपोर्ट के? इनपुट कास्ट प्लस फैमिली लेबर प्लस रेंट ऑफ लैंड, इसको C2 भी कहते हैं। लेकिन भारत आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को, जहां पर उन्होंने किसान जो बिल है, कृषि बिल जो है उसको लेकर यहां पर उन्होंने प्रेस वार्ता रखी थी। क्या कुछ खामियां हैं उस बारे में वो यहाँ बता रहे थे। उनका कहना है कि अगर जो पढ़े लिखे किसान हैं वो तो सरकारी दाव पेच जो है नियम कायदे कानून है उनसे निपट सकते हैं, लेकिन जो किसान कम पढ़ा लिखा है, जो किसान गरीब है, जो अनपढ़ है, वो इन तमाम चीज़ों से कैसे निपटेगा। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की जा रही है उससे किसानों को लाभ नहीं होगा। साथ ही आप ये भी कह रहे हैं कि एमएसपी जो है उसमें किसी तरह से कोई छेड़छाड़ नहीं की जा रही है। पीडीएस के जो बात है उसमें भी किसी तरह की कोई बात नहीं की जा रही, लेकिन उसे भी समाप्त किया जा रहा है, जिसके बारे में इस वक्त मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।